A particle with total energy E is moving in a potential energy region of ux. Motion of the particle is restricted to region when. Okay, एंड ये इसके ऑप्शन है. सो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान रखना होता है कि इन सारे टर्म्स के बीच में रिलेशन क्या क्या है. ओके, पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी E हमें दे रखा है और वो मूव कर रहा है एक पोटेंशियल एनर्जी रीजन में ux में. हमें मोशन ऑफ द पार्टिकल बताना है कि u एंड e के बीच में क्या क्या रिलेशन आएगा. तो आपको क्या पता होना चाहिए? सारे फॉर्मूलेस पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए. तो एक पार्टिकल है जिसके पास टोटल एनर्जी E है, टोटल एनर्जी उसके पास है E, और वो मूव कर रहा है एक पोटेंशियल एनर्जी के रीजन में. एंड पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या दे रखी है? ux दे रखी है. बिकॉज पार्टिकल मूव कर रहा है एक पोटेंशियल एनर्जी के रीजन में, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? 0 या 0 से बड़ा. बिकॉज हम जानते हैं कि एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी हो रही होगी? बिकॉज टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. एंड बिकॉज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी पोटेंशियल एनर्जी के रीजन में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? जीरो से बड़ी होगी हमेशा, बिकॉज पार्टिकल मोशन में है. एंड बिकॉज काइनेटिक एनर्जी 0 से बड़ी होगी, तो नॉर्मल एनर्जी कैसी हो रही होगी? बिकॉज जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है. एंड हमने ये गैस कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी तो 0 से ग्रेटर है. तो टोटल एनर्जी ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी से बड़ी होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी जुड़ रहा है, तब जाके टोटल एनर्जी बन रही है. सो टोटल एनर्जी E हमेशा बड़ी होगी पोटेंशियल एनर्जी से, मतलब E ग्रेटर होगा ux से. आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा. इसको इस तरीके से लो कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 5 है. ओके, एंड एक ऐसा रीजन है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन जरूर कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ ना कुछ है. मान लो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये कि जो टोटल एनर्जी है उसकी वैल्यू 6 है. करेक्ट. एंड हम जानते हैं कि जो 6 है वो हमेशा 5 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये कि जो टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी से बड़ी होगी. ये कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था. ओके, इसमें आपको बहुत ज्यादा ही सोचने की जरूरत थी, इस तरीके से थिंकिंग बनाने की जरूरत थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो आई होप इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में एक्चुअली में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड देन बाद में पूछ रहे होते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे एंड इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं नंबर वाइज. अगर कभी भी 2-3 क्वांटिटीज में कंपेयर करना है तो हमेशा कुछ ना कुछ नंबर्स ले लिया करो, जनरली वो करेक्ट आंसर हमें देता है. तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये. ओके, तो इसका हमारे एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है बी ऑप्शन. यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. एंड वही हमने ये लेके किया कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है. बिकॉज ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. इसका मतलब टोटल एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से बड़ी होगी. ये इसका एक्सप्लेनेशन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज इफ वर्क इज डन. एंड ये ऑप्शन है आपके पास. पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का इंक्रीज हो जाएगा अगर वर्क कैसे किया जाएगा. ऑप्शन ए, अपॉन द सिस्टम बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, by the system against a conservative force, by the system against a non-conservative force, upon the system by a conservative force. Okay, पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होगी सिस्टम की अगर किस टाइप से वर्क किया जाए. सबसे पहली चीज कि अगर सिस्टम काम करेगा तो ऑब्वियसली कोई एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, तो बी एंड सी ऑप्शन तो गलत है.
तो ए या डी ऑप्शन में से अपॉन द सिस्टम तो हमें क्लियर है। अब क्वेश्चन है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। जब मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचा जाए तो हमेशा उसके साथ कंजर्वेटिव फोर्स ही एसोसिएटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अपॉन द सिस्टम बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी। Okay, solution. When the work is done upon a system by a conservative force, its potential energy increases. Okay. पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने दो ऑप्शन को रूल आउट किए कि एक तो सिस्टम पे काम करना होगा एंड बिकॉज हमें पोटेंशियल एनर्जी स्पेसिफिकली मेंशन था तो काम किसने किया होगा, कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया होगा। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एंड क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूसली थ्रू अ होस, वाटर लीव द होस फ्रॉम अ वेलोसिटी v एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ। बहुत गौर करने की चीज है कि यहाँ पर m को डिस्क्राइब किया गया है एज मास पर यूनिट लेंथ, ना कि मास। ओके, व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर। एंड ये इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वाटर एंड हमें मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है एंड वेलोसिटी दे रखी है एंड हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम बताना है। ओके, तो करते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² बाय टी एंड यहां पर मास पर यूनिट लेंथ हमें m दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ। करेक्ट, तो हम क्या करते हैं, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। मास पर यूनिट लेंथ हमारा m हो जाएगा v² l बाय टी डिवाइडेड बाय 2 एंड व्हाट इज लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी ही होती है तो m बाय 2 v into v²। फाइनल आंसर इज हाफ m v q, डी ऑप्शन। ओके, एंड हमेशा ध्यान रखो कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप डायमेंशन एनालिसिस भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए रहे तो उसके लिए आप डायमेंशन एनालिसिस भी अप्लाई कर सकते हैं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप डायमेंशनली देखोगे किसका डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम के डायमेंशन के बराबर आ रहा है तो आप देखोगे कि डी ऑप्शन ही एक लौता ऑप्शन है जिसका डायमेंशन एनर्जी पर यूनिट टाइम के डायमेंशन के इक्वल आएगा। ओके, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड इसका सॉल्यूशन यही है कि जो m दे रखा है वो एक्चुअली में मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है। सो मास फ्लोइंग पर सेकेंड m बाय v हो जाएगा उसी फॉर्मूले से कि m इंटू l बाई टी एंड ये वेलोसिटी हो जाता है सो mv। ओके, तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मास की जगह mv हम पुट कर देंगे, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, या फिर हम डायमेंशनली भी ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under the action of time dependent force जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, where I cap and J cap are the unit vector along x and y axis. What power will be developed by the force at the time t? हमें इस क्वेश्चन में पावर कैलकुलेट करना है एंड ये रहे इसके ऑप्शंस। फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है एंड हमें पावर कैलकुलेट करनी है। कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? तो पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है F डॉट वी वेक्टर। फोर्स हमें दे रखा है, वेलोसिटी बस हम कैलकुलेट कर ले, आंसर आ जाएगा। एंड फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है।
एंड एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, dv/dt। हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। फोर्स हमें दे रखा है 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। मास से डिवाइड कर ले, dt को इस साइड ले आए तो dv हो जाएगा। अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दे एंड दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दे तो हमें पावर मिल जाएगा। सो क्वेश्चन इजी है, आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2t किसके इक्वल होगा, t स्क्वायर बाय 2 एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो t स्क्वायर i कैप एंड t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 एंड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी t क्यूब j कैप। तो ये रही हमारी वेलोसिटी, ये रहा हमारा फोर्स और मास की वैल्यू एक्चुअली में 1 kg है तो इसको 1 पुट कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, इसका कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो आप लोग चेक करके देखिए कि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद क्या ऑप्शन डी ही आपका आ रहा है। ओके, सॉल्यूशन मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है कि फोर्स गिवन है, ओके, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया एंड पावर का फॉर्मूला है फोर्स डॉट वी वेक्टर, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t क्यूब प्लस 3t रेज टू द पावर 5। ये हमारा करेक्ट आंसर है, वेयर कैपिटल W इज द यूनिट ऑफ पावर विच इज वॉट। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन था, इजिली सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज a particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power of k watt. Okay, if the particles start from rest, the force on the particle at time t is, and ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन तो थोड़े डरावने दिख रहे हैं, सॉल्व करके देखते हैं। A particle of mass m driven by the machine that delivers a constant power, तो पावर की वैल्यू हमें दे रखी k watt, पावर k watt है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u इक्वल टू 0 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t, हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, सबसे पहले तो हमें पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखते हैं हम, तो FB हो गया पावर एंड पावर हमें दे रखा है K, करेक्ट। फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है, ओके, फोर्स कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटीज के साथ ही अभी हमें खेलना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई इसका हिंट दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें मास गिवन है, तो पावर को अभी किसी और फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा। तो पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, पावर वर्क डन अपॉन टाइम भी होता है, ओके, वर्क डन अगेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट S बाय T एंड फोर्स को हम MA भी लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं एंड उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। अब मेन चीज है कि S को कैसे कैलकुलेट करें, तो हम जानते हैं कि V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS होता है, ओके, तो यहां से मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देती हूं, तो 2AS एक्चुअली में हमारा V स्क्वायर ही है। तो पावर इक्वल्स टू 2m V स्क्वायर बाय T एंड पावर हमारा K लिखा गया है, तो यस हमारे पास V की वैल्यू आ गई एक्चुअली में अंडर रूट की टर्म्स में। सो KT डिवाइडेड बाय 2m अंडर रूट इज इक्वल टू V की वैल्यू यहां पर डाल देते हैं एंड कंपेयर कर देते हैं एंड फाइनल ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहां से,
अब सारी चीजें लिख चुके हैं हम। तो मुझे t⁻⁻⁻½ दिख रहा है, मुझे 2 एंड यहाँ से √2m दिख रहा है। k वहां पर है ही, k इधर आ जाएगा डिवाइड में तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। बी ऑप्शन ज्यादा दिख रहा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो वही पावर की ये वाला फॉर्मूला यूज किया, उससे वेलोसिटी निकाली। अब आप वैल्यू में पुट करो या फिर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर दो, डिफरेंशिएट करके आपका फोर्स निकल के आ जाएगा। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, बहुत सारे हमें ट्रिक्स अप्लाई करने पड़े इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन था ये, वरना हम डायमेंशनली भी चेक कर सकते थे। अगर ऑप्शंस हार्ड दिख रहे होते हैं तो डायमेंशनली भी क्वेश्चन को चेक करा जा सकता है, कोई एक ही डायमेंशन वाइज मैच करता फोर्स के डायमेंशन के इक्वल, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाता। अगर आप ये सारे ट्रिक्स खेल के अप्लाई कर सकते हो तो ये ज्यादा छोटा मेथड हुआ। वो लेंदी इसलिए हो जाता बिकॉज उसमें आपको 4 चीज की डायमेंशन चेक करनी पड़ जाती है और आप देख रहे हो कि डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपको पहले ए का चेक करना होता, देन बी, सी, फिर आपको पता चलता कि ओके डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बट अगर आपको तरीका नहीं पता चल रहा है तो डायमेंशन एनालिसिस बहुत अच्छा तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज per minute at the pressure of 150 mm of mercury. If the density of mercury be 13.6 into 10 raised to the power 3 kg per meter cube and G की वैल्यू दे रखी है, the power of heart in watt is, and ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। The heart of a man pump 5 liter of blood through the arteries, हमें वॉल्यूम दे दिया एक तरीके से 5 लीटर। ओके, हमें प्रेशर दे दिया है 150 mm ऑफ Hg या फिर मरकरी। डेंसिटी हमें दे रखी है 13.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 एंड G की वैल्यू दे रखी है। पावर हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, एंड आप लोगों का वर्क डन का फॉर्मूला प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में याद होगा शायद, कि क्या होता है, रो जी एच पी डी वी होता है या पी डेल्टा वी होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। ओके, अब रो का क्या किया जाए? डेंसिटी क्यों दे रखी है हमें यहाँ पर? प्रेशर रो जी एच होता है हमारा, बिकॉज हमें टाइम पीरियड नहीं दे रखा तो हमें टाइम का कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। बिकॉज हमें वेलोसिटी दे रखी है तो प्रेशर को रो जी एच हम लिख सकते हैं, एच अपॉन टी को कुछ बना सकते हैं एंड उससे चेंज इन प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पावर कैलकुलेट हो जाएगी। हमें जी गिवन है, हमें डेंसिटी गिवन है, एच अपॉन टी नहीं गिवन है, एंड एच अपॉन टी की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे प्रेशर से कंपेयर करके। ओके, एंड सारी चीज कैलकुलेट हो जाएगी। सो अब हमारे पास सारी चीजें गिवन है, आप लोग वैल्यूज को पुट करके बता सकते हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। कैसे आया? जैसा कि मैंने बताया था कि वर्क डन को हम पीडीवी भी लिखते हैं, एंड हमने फ्लूइड्स में देखा था कि प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच होता है। हाइट हमें कैलकुलेट करनी थी, जी हमें गिवन है, डेंसिटी हमें गिवन है, हमें पावर को कैलकुलेट करना है। तो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। सारी वैल्यूज को हमने पुट किया, प्रेशर की, वॉल्यूम की, टाइम बिकॉज हमें 1 मिनट दे रखा था तो 60 सेकेंड्स। सिंपली पावर कैलकुलेट हो गया। ये पहला मेथड है। ऑल्टरनेटिव मेथड यही था कि पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है F डॉट वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स को हम प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते थे, प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, और प्रेशर को रो जी एच लिख सकते हैं। ओके, अब सिंपली क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज को डाल देंगे एंड पावर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोनों चीजों से आप पावर फाइंड आउट कर सकते थे, आपके लिए सब कुछ गिवन था। तो इजी क्वेश्चन था ये। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A coolie take 1 minute to raise a suitcase through a height of 2 meter, but the second coolie takes 30 seconds to raise the same suitcase to the same height. The power of two coolie are in the ratio. आपको हाइट सेम दे दी है, आपको टाइम डिफरेंट दे दिया है, एंड आपसे कहा है कि पावर कैलकुलेट करके दिखाओ, पावर का रेशो कैलकुलेट करके दिखाओ। तो पावर किसके इक्वल होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। पहले कुली ने 1 मिनट लिया था एंड सेकंड कुली ने 30 सेकंड्स लिए थे। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे आप? बिकॉज हमें रेशो फाइंड आउट करना है एंड सूटकेस को सेम हाइट पे उठाया है, तो वर्क डन जो कि पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा उसकी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो P1 बाई P2 का रेशो एक्चुअली में टाइम का ही रेशो होगा। ओके, एंड सिंपली हम जानते हैं T1 1 मिनट है एंड इसको 30 सेकेंड्स को 1 में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो 30 बाई 60 1/2 आ रहा है रेशो। आई होप क्लियर होगा कैसे इस चीज को हमने लिखा। वर्क डन सेम हो जाएगा बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगी, एंड उसका हिंट हमें क्वेश्चन में दे रखा कि सूटकेस सेम हाइट पर उठाया गया है, करेक्ट। तो पावर हम का रेशो हमने कैलकुलेट कर दिया विच इज 1/2। काफी इजी क्वेश्चन था, आई गेस अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सबसे आसान यही क्वेश्चन था। यस, ए ऑप्शन 1/2। ओके, ये काफी आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड एक्सेलरेट सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द कार हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ p0, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार। हमें कहा गया कि कार है जिसका मास m है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है इंस्टेंटेनियसली, ताकि इंस्टेंटेनियस पावर हमें मिल गई p0। हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एंड वो बताना है कि किस चीज के प्रोपोर्शनल होगी ये वेलोसिटी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आती है, बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम जानते हैं कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, एंड हम जानते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², एंड पावर और वर्क डन के बीच में क्या रिलेशन होता है? P0 विल बी वर्क डन अपॉन टाइम। सो वर्क डन किसके इक्वल हो गया? P0 इंटू टी। ओके, अब सारी चीजों को एक साइड लेके जाती हूं, तो v² इक्वल टू 2p0t बाई m, या फिर v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2p0t बाई m। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी ऑप्शन ही मैच कर रहा है, खाली t रेज टू द पावर हाफ। ओके, और कोई सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, ज्यादा ट्रिक्स भी नहीं लगाने पड़े थे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सिंपली हमने वही किया, काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के इक्वल पुट कर दिया एंड सॉल्व कर दिया। यहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व किया है। ये रहा इसका। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ टी के इक्वल आ गया। ये यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व किया है, मैंने आपको एक लाइन में सॉल्यूशन इसका बता दिया कि कैसे सॉल्व होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की नॉलेज यूज करते हो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए एंड क्वेश्चन को हार्ड बनाने में। एंड बिकॉज क्वेश्चंस जनरली जो है एमसीक्यू बेस्ड हैं, तो हम बहुत सारे ट्रिक्स खेल सकते हैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, एंड हमने वही किया इस क्वेश्चन में। एंड आप देख रहे हो इतना हार्ड क्वेश्चन हमारे लिए इतना ज़्यादा आसान हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेज अ हाइट इक्वल टू अर्थ्स रेडियस। एक हाइट पे पहुंच गई एंड हाइट अर्थ की रेडियस के इक्वल है। बिफोर रिटर्निंग टू द लैंड द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्टेड
vertically from the earth reaches the height equal to the earth radius before returning to the earth, किस पॉइंट पे पावर हाईएस्ट होगी? ठीक है, ऑप्शन ए एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, एट इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ, इट रिमेन कांस्टेंट ऑल थ्रू, एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड। आपके अकॉर्डिंग किस पॉइंट पे पावर मैक्सिमम होगी? एंड पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एफ डॉट वी। ये तो किस पॉइंट पे पावर मैक्सिमम होगी? तो उसके लिए आपको सोचना होगा कि किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटेस्ट होती है। किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटेस्ट होती है? जिस पॉइंट पे आप अर्थ के सबसे पास होते हो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटेस्ट होती है। ओके, तो उसी पॉइंट पे क्या होगी? पावर भी ग्रेटेस्ट होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर बॉडी हिट्स द अर्थ। चेक करते हैं कि क्या यही करेक्ट आंसर है। ये आंसर हमने फॉर्मूला देख के निकाला है एंड यस, यही करेक्ट आंसर है एंड यही फॉर्मूले की वजह से इसको किया गया है। इसका रीजन पढ़ लेते हैं हम। व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, यस, जब बॉडी अर्थ सरफेस के सबसे पास होती है, ऊपर से गिरते टाइम उसकी वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे हाईएस्ट होता है, तो उसी पॉइंट पे पावर भी हाईएस्ट होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर ये था, जस्ट बिफोर हिटिंग। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, वैसे मैंने 20 क्वेश्चन कहा था बट हम 19 पहले पहुंच गए। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अ बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ u कोलाइड विथ अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट। कोलिजन का क्वेश्चन है ये, हमारा फर्स्ट कोलिजन का क्वेश्चन है। तो एक बॉडी है a जिसका मास है 4m, मूव करती है विथ स्पीड u, कोलाइड कर रही है एक दूसरी बॉडी b जिसका मास 2m है एंड वो बॉडी रेस्ट में है। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए। ओके, हमें लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी बतानी है एक तरीके से एंड दीज आर दी ऑप्शन। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी कोलिजन का क्वेश्चन आएगा क्या हो रहा होगा, हम किस चीज का यूज करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे। एक बॉडी है A जिसका मास है 4m, u वेलोसिटी से चल रही है। एक दूसरी बॉडी है B, उससे जाके टकराती है जिसका मास है 2m एंड उसकी वेलोसिटी 0 है। टकराने के बाद क्या होगा? ये दोनों की दोनों बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगी, v1 या v2 कह दे हम। ओके, हमें फ्रैक्शनल लॉस्ट इन एनर्जी बताना है कि कितनी एनर्जी लॉस हुई होगी बॉडी ए से। ठीक है, तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी करना है। मतलब हमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v1 का रिलेशन, इसको v कह देते हैं, u के साथ निकालना है एंड इस चीज को सॉल्व करना है। आई होप आपने कोलिजन वाले जो क्वेश्चंस हमने करवाए थे लेक्चर के टाइम, उस टाइम आपने सारे के सारे डेरिवेशन अच्छे से किए थे एंड बहुतों को तो फॉर्मूले भी याद होंगे कि इस वाले का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा एंड इस वाले की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। एंड अगर आप पेपर में भूल जाए, कंफ्यूज हो जाए, तो सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर देना एंड बिकॉज कोलिजन इलास्टिक है तो हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि 4m u प्लस ये क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो 0 इक्वल्स टू 4m v1, इसको ठीक है, प्लस 2m v2 एंड काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाफ 4m u स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ 4m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 स्क्वायर। हमारे पास 2 इक्वेशन है एंड हमारे पास 2 अननोन है v1 एंड v2, जिसमें से आपको v1 कैलकुलेट करना है
तो आप इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से V1 को कैलकुलेट करो U की टर्म्स में, एंड देन हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, उतनी ही फ्रैक्शनल लॉस्ट इन कोलिजन होगा। या फिर आप सिंपली जो हमने फॉर्मूले लिखवाए थे V1 एंड V2 में, उसमें सिंपली आप वैल्यूज डाल दें। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो सिंपली आप वेलोसिटीज की वैल्यू डाल दें। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको सॉल्व करने के बाद V2 की वैल्यू ये आनी चाहिए थी। अब हमें क्या करना है, U1 की वैल्यू हमें U दे रखी थी, V2 की वैल्यू हमें V दे रखी थी, मासेस हमें गिवन है, एंड हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो नीट के एग्जाम से पहले जो फॉर्मूलेज हैं कोलिजन के, उसको मेमोराइज कर ले तो ज्यादा आसानी होगी, वरना आपको एग्जाम में वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एंड आपने देखा था कि उसको ड्राइव करने में थोड़ा टाइम लगा था। तो अच्छा हो कि हमें कोलिजन के फॉर्मूलेज याद हो जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट फ्लाई इन एयर विथ वेलोसिटी हमें दे रखी है, सडनली ब्रेक इनटू टू पीसेस हुज मास आर इन रेशो 1:5। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको एयर में फेंका विद दिस वेलोसिटी, वो दो पीसेस में ब्रेक हो गया, जिसमें से एक जिनकी मास का रेशो 1:5 है, मतलब एक का मास m/6 हो जाएगा और एक का मास 5/6 हो जाएगा। द स्मॉलर मास फ्लाई ऑफ विथ अ वेलोसिटी, जो छोटा मास है उसकी वेलोसिटी हमें दे दी है, हमें लार्ज मास की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, एंड ये इसके ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन कोलिजन का क्वेश्चन है, भले ही चीज डिसइंटीग्रेट हो रही हो, तो मोमेंटम बिफोर मोमेंटम आफ्टर के इक्वल होगा। मोमेंटम बिफोर हमें दे रखा है मास, और ये वेलोसिटी हमें दे रखी है, इसे VI लिख दिया जाए तो, इक्वल्स टू m/6 ये वाली वेलोसिटी, जिसे अगर मैं VF लिख दूं, सो VF प्लस 5m/6, इसको V2 कह दूं, तो V2 आपको कैलकुलेट करना है, बाकी सब गिवन है। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस क्वेश्चन में अप्लाई करना था, इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए। ये मोमेंटम बिफोर है एंड ये मोमेंटम आफ्टर है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, एंड में से एक ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ओके, एंड हमेशा याद रखना है हमें कि कंपोनेंट्स हमें दे रखे हैं, तो कंपोनेंट वाला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। सो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, आसान क्वेश्चन दिया था, इस टाइप की बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, यस, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस कॉन्सेप्ट ही बता रही हूँ कि इस चीज को सॉल्व कर लेना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन एंड करेक्ट आंसर देखना है तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था, एंड ये रहा इसका सॉल्यूशन कि मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। मोमेंटम बिफोर हमें पता है, मोमेंटम आफ्टर में हमें V2 को कैलकुलेट करना था फाइनल चीज में। VI एंड V1 आपको दोनों गिवन थे, तो सिंप्लीफाई करना है, सिंपली मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, एंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from rooftop of a building of 100 meter apart of a same height of 200 meter with same velocity. Okay. When and where will the two bullet collide? दो bullets को फायर किया गया है horizontally towards each other from the rooftop of a building. किसी बिल्डिंग के रूफटॉप से दो बुलेट्स को फायर किया गया है, एंड इनके बीच में डिस्टेंस 100 मीटर है एंड हाइट 200 मीटर है। दोनों की वेलोसिटी 25 मीटर है,
व्हेन एंड वेयर विल दी टू बुलेट्स कोलाइड, कब एंड कहाँ ये दोनों बुलेट्स कोलाइड करेंगी? ओके, व्हेन मतलब आपको टाइम बताना है, एंड वेयर विल बी द टू बुलेट कोलाइड, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप क्वेश्चन नंबर 21 को? हॉरिजॉन्टली साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स दी टू बिल्डिंग। मान लो कोलिजन हो रहा है किसी पॉइंट पे इस तरीके से कि इस वाली डिस्टेंस को हम x1 लिख लें और ये वाली डिस्टेंस को हम x2 लिख लें, करेक्ट? मैं कहना चाह रही हूँ x1 प्लस x2 100 मीटर्स के बराबर है। ये कि कोई P पॉइंट है जहां पर कोलिजन हो रहा है, तो अब इस P पॉइंट के बारे में सोचना है कि इस P पॉइंट पे क्या क्या चीजें हो रही होंगी। 25 मीटर पर सेकेंड, दोनों की सेम स्पीड है, हमें x दे रखा है एंड हम जानते हैं कि वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम के। वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है? 25 t। x2 की वेलोसिटी कितनी है? इस वाले बुलेट की वेलोसिटी 25 t इक्वल टू 100 मीटर। सो इस इक्वेशन से आप टाइम कैलकुलेट कर लोगे। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि टाइम कैसे कैलकुलेट होगा। हाइट अब कैसे कैलकुलेट करोगे? टाइम आपको पता है, इनिशियल स्पीड आपकी 0 है, हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। आपको g दे रखा है, u आप 0 एज्यूम कर लो एंड t आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो हाइट sp कैलकुलेट हो जाएगी। तो दोनों चीजें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट हो जाएगी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन ज्यादा लॉ ऑफ मोशन से ज्यादा लग रहा है देन वर्क एनर्जी पावर से। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? सो इन दोनों चीज का यूज करके आप टाइम एंड डिस्टेंस दोनों कैलकुलेट कर लोगे। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं कि फायर किया एंड किसी एक पॉइंट पे जाके गिर रही होगी बुलेट, इस डिस्टेंस को x1 एंड इस डिस्टेंस को x2 एज्यूम कर लिया एंड ये y कैलकुलेट करना था हमें। तो हमने माना कि x1 प्लस x2 100 मीटर है, x की हेल्प से वेलोसिटी हमें पता है, टाइम निकाल लिया एंड टाइम कैलकुलेट करने के बाद हम टाइम कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या कर लिया? हाइट कैलकुलेट कर ली। इतनी हाइट जो y हमने एज्यूम करी थी वो 20 मीटर आई एंड टोटल हाइट हमें 180 मीटर 200 मीटर दे रखी थी, तो बची हुई ग्राउंड से हाइट 180 मीटर है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको ओवर करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पार्टिकल है जिसका मास है 5m, ठीक है, मीटर नहीं है, ये मास है, एट रेस्ट सडनली ब्रेक ऑन इट्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। एक पार्टिकल है जिसका मास 5m है, वो सडनली 3 पार्टिकल्स में टूट जाता है। 2 पार्टिकल का मास m है, 2 का मास m है, तो थर्ड का मास 3m ही होगा। ईच मूव अलोंग परपेंडिकुलर विद अ डायरेक्शन v, स्पीड v। ओके, ये जो दोनों मास जिसका मास सेम है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलरली चले, जिनकी वेलोसिटी v ही है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, इस प्रोसेस में एनर्जी कितनी रिलीज हुई वो हमें बताना है। एनर्जी रिलीज मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो एक अच्छे क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास एंड करेंगे। आपके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको? काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है हमें। तो कुछ कंजर्वेशन लॉ या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कुछ अप्लाई किया जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? इस वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², एंड इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी हाफ m। इनकी वेलोसिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है,
तो ये जो फाइनल वेलोसिटी हमारी आ रही होगी वो हमें कैलकुलेट यहाँ पर वैल्यू डालनी है। ये वाला मास 3m है तो इसको मैं 3m लिख देती हूँ। ये m/2 है। अब मेन चीज है ये वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें इसके रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी को अगर कंपोनेंट वे में लिखें तो vi कैप प्लस vj कैप हुआ। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा? √v² प्लस v² विच इज इक्वल टू √2v²। 2v² की यहां पर आप वैल्यू डाल दोगे एंड फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, सो इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ये रहा इसका डायग्राम कि एक 5m का पार्टिकल था जो 3 पार्टिकल्स में टूट गया। 2 का मास m है और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर जा रहे हैं विथ अ वेलोसिटी v और 3m की वेलोसिटी है v1। हमने पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया, v1 का इन सब के साथ रिलेशन निकाला एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी दी एनर्जी ऑफ बोथ पार्टिकल्स प्लस vi वाला पार्टिकल, m वाले पार्टिकल की एनर्जी, m वाले पार्टिकल की एनर्जी एंड 3m वाले पार्टिकल की एनर्जी। अब क्या करना था, हमें वेलोसिटीज को कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया, vi की वैल्यू कैलकुलेट कर ली इस टर्म में एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली। सो आई होप आपको नीट के में आने वाले वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने जो स्टार्टिंग में 8 फॉर्मूलेज आपको बताए थे उन्हीं लॉज के ऊपर, उन्हीं फॉर्मूलेज के ऊपर अभी तक हमने सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। इस बार के पेपर में जैसा कि मैंने बताया कि एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से आएगा कि वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो एक क्वेश्चन तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इस चैप्टर का जो है वेटेज वो बहुत ज़्यादा है। तो उन 8 फॉर्मूलेज पे अच्छी आप होल्ड बना लीजिए एंड उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नीट में इससे बाहर और ज़्यादा नहीं आने वाला है। आई होप कि इन सब चीज़ों से आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।